RLC सर्किट, RLC सर्किट। कुल मिला के बात यह है कि अभी तक हम इंडिविजुअल पढ़ रहे थे इसको, है कि नहीं। अभी हमने प्योर L की बात करी, प्योर R की बात हो गई और प्योर C की बात हो गई। प्योर L में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है कि प्योर L में E हमारा लीड करेगा। याद करने के लिए तुमको बता दिया था, है ना। प्योर L में E आगे होता है। तो ये बेसिक चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, जो मैंने वहाँ पे लिख भी दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। LCR सर्किट का ये एक डायग्राम तुम्हारे सामने है और हमने क्या करा, R के कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज को VR लिया है, L के कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज था उसको VL और C के कोरस्पॉन्डिंग जो था उसको VC लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मज़े की बात यह है कि तुम इस तीनों के तीनों वोल्टेज को डायरेक्टली नहीं जोड़ पाओगे। AC जब अपन पढ़ते हैं तो तीनों वोल्टेज को डायरेक्टली नहीं जोड़ पाते। सपोज करो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी होता और तुम 3 बैटरी लगा चुके होते और नेट वोल्ट तुमसे पूछता, तीनों को जोड़ देते, सोचो। लेकिन यहाँ नहीं जोड़ पाओगे क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस अलग अलग होता है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसके कुछ तरीके हैं, फिर उस तरीक़ों को बारी बारी से पढ़ेंगे। बहुत आराम से इस चीज़ को पढ़ना LCR। और LCR जब तुम्हारा क्लियर हो जाता है, जब रेजोनेंस कंडीशन क्लियर हो जाती है, तब सारा काम ठीक हो जाएगा। तो पहले तो ये फ़ोटो बना लो, फ़ोटो बना के आराम आराम से आगे हम बात कर सकते हैं। बना लिया क्या? अच्छा, मान लो हमने यहाँ से इसको AC सप्लाई दी और E = E0 sin ओमेगा t की सप्लाई दे रहे हैं। हमने यहाँ से E = E0 sin ओमेगा t की सप्लाई इसके पास दे दी। इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आराम आराम से बातों को समझते रहो। सबसे पहला काम मैं चाहता हूँ कि हम इसके फेजर पे चर्चा करें और फेजर पे चर्चा करते हुए हम आराम से इसका फेजर बनाना चाहते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले मान लो ये मेरा I है और इस I को हमने रेफरेंस बनाया। ये I है और I को हमने बना दिया रेफरेंस, ठीक है। ये जो भी फ़ोटो बनने जा रहा है ना, इस फोटो एकदम खोपड़ी में होनी चाहिए, खट से सीधा। I को हमने रेफरेंस माना। दिमाग लगा के बताओ, अगर प्योर R होगा तो I और V साथ साथ होते हैं, ओके। तो जो प्योर R होगा उसमें I और V साथ साथ चलेंगे तो प्योर R तो इधर ही आएगा भाई। अच्छा, L की बात बताओ। L होगा तो L की बात करोगे तो उसमें E लीड करता है। प्योर L में E लीड करता है, कितने से? 90 डिग्री से, बोल सकते हैं। अच्छा, तो हमको प्योर L की बात करनी है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना दिखाऊंगा? VL। अच्छा, प्योर L में E लीड करता है, E का काम यहाँ कौन कर रहा है? VL। तो मैं VL को ऊपर दिखाऊंगा, VL को ऊपर दिखाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। ये हमने प्योर L के लिए दिखा दिया भाई, दिखा दिया प्योर L के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अच्छा, अब ज़रा सोचो, प्योर C की बात करोगे, प्योर C में E पीछे होता है, E पीछे होता है। तो I यहाँ पे आगे है तो यहाँ पे E होगा कि नहीं? तो यहाँ पे मैं किसको डालूँगा? यहाँ पे मैं डालूँगा VC को, यहाँ पे मैं डालूँगा VC को, ठीक। अब ज़रा देखो पॉसिबिलिटी, क्या क्या बातें यहाँ से हम कर सकते हैं। हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई चलो I तो रेफरेंस पे है, अपनी लाइन पे है। VL और VC में कोई ज़्यादा कोई कम भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए। अगर दोनों बराबर होते हैं तो उसको तो बोला जाता है रेजोनेंस, जो हम अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। मतलब हम VL = VC जैसे लिखेंगे, फिर नई स्टोरी शुरू हो जाएगी जिसको तुम बोलोगे रेजोनेंस। अभी हम क्या कर रहे हैं, किसी एक को ज़्यादा मान के पढ़ लेते हैं। अब यार VC को ज़्यादा मानेंगे, नीचे सारा एरो बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि हमने VL को ज़्यादा मान लिया। अब किसी वेक्टर को ज़्यादा दिखाना है तो एक काम करते हैं, क्यों ना इस VC की साइज थोड़ी छोटी कर देते हैं ताकि देखने में लग जाए कि हमने VL को ज़्यादा मानने की कोशिश करी है। तो हमने ऐसा माना कि लेट VL अभी ज़्यादा है VC से, ऐसा हम मान के चल रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, बस सही है क्या? तो आप लिख दो कि हम यहाँ पे VL को ज़्यादा मान रहे हैं, किससे? VC से। अच्छा बताओ VL क्या है? L के कोरस्पॉन्डिंग आने वाला वोल्टेज, L क्या होता है? इंडक्टर। और VC क्या है? C के कोरस्पॉन्डिंग आने वाला वोल्टेज, C क्या है? हमारा कैपेसिटर। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब तुमको एक एक करके अच्छी बात तुमसे पूछता हूँ, साथ साथ डायग्राम भी बनाते रहना, तभी मज़ा आएगा इसमें। अब ज़रा सोचो, एक तरफ मेरा VR है, दूसरी तरफ VL है और तीसरा हमारे पास VC है। मान लो फोर्स लग रहा होता, यार वेक्टर ही तो है ये, फेजर इज ए वेक्टर ऑफ कोर्स, रोटेटिंग वेक्टर,
एक VL और एक हमारा VC, मान लो ये 10 न्यूटन ये 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स ऊपर बचेगा कि नहीं 10 की तरफ, मतलब एक VL और VC, तो नेट कितना बचेगा VL माइनस VC और डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ। तो अगर ये VL ज़्यादा है दोस्त तो ऊपर एक यहाँ से रिजल्टेंट बचेगा जिसको तुम बोलोगे VL माइनस VC। ओहो, तो एक ऊपर बचा VL माइनस VC। सुनो, तो ये VC तो ऐसे ही ख़त्म हो गए, ऊपर VL माइनस VC, ये रहा VR, तो एक यहाँ से रिजल्टेंट बचेगा क्या V, अगर दिमाग चल रहा है तो बोलो। तो बस ये रिजल्टेंट अगर हमारा V आ गया, दिस इज़ कॉल्ड V नेट। यार ये किसी एंगल पे होगा, यहाँ से ये किसी एंगल पे होगा, मान लिया वो एंगल का नाम फाई है। थोड़ी देर के बाद इस फाई के ऊपर चर्चा करेंगे, यही फाई फेज डिफरेंस के लिए काम में आएगा, थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। अभी तक हमने क्या किया उसको एक बार समराइज़ करूँ। हमने तीनों का अलग अलग फेजर बनाया, एक साथ अलग अलग बनाया है परंतु एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट किया भाई साहब। आई को रेफरेंस माना, जब प्योर आर की बात करूँगा तो V और I साथ साथ चलते हैं, उसको हमने यहाँ पे दिखाया। प्योर एल में हमारा V लीड करता है, V बोले तो E, वो लीड करेगा, तो लीड करेगा तो ऊपर दिखा दिया। अच्छा, प्योर सी में ये V लैग करता है तो नीचे दिखा दिया। अच्छा ठीक है भाई। अब उसके बाद से VL और VC में बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी, कोई ज़्यादा कोई कम हो सकता था। हमने क्या करा, हमने माना कि VL ज़्यादा है, जो ज़्यादा है तो नेट उसी की तरफ बचेगा। तो नेट जो बचा है किसका, VL और VC का नेट क्या बचा, VL माइनस VC जो ऊपर की तरफ है, और दूसरा इधर पड़ा हुआ है VR। मैंने इस VR का और VL माइनस VC का एक रिजल्टेंट निकाल लिया जिसका नाम V है। ये फ़ोटो तुम्हारे खोपड़ी और फॉर्मूले वाले कॉपी दोनों में होने चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट फ़ोटो है, पूरा का पूरा इसी पे, पूरा का लेक्चर इसी पे ख़त्म होएगा। और अपने आप में सवाल आते हैं, खूब मिलेंगे तुमको, अभी से लेकर टेस्ट से लेकर तुम्हारे एग्ज़ाम तक खूब सारे मिलेंगे। एग्ज़ाम नीट हो जेईई हो मैटर नहीं करता, इसके बिना सवाल बनता ही नहीं है इसी का। सही है क्या? ठीक है। जब आप इस फ़ोटो को बना लेते हो तो छोटा छोटा सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। बताओ ये VL माइनस VC और VR के बीच का एंगल कितना है, देख के बोलो। 90 डिग्री है भाई। VL माइनस VC और VR के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। मान लो मुझे V निकालने के लिए कोई कहे तो मैं उसको कैसे निकालूंगा, मैं उसको कहूँगा भाई साहब अंडर रूट इस VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ऐसा। अब फटाफट मेरे साथ साथ इसको कैलकुलेट करो और अच्छा सा रिलेशन निकालो, और उस पर खूब सारी बात यहाँ से निकल के आती है, खूब सारी बात। थोड़ा बहुत और ज्ञान दे दूँ क्या, पहले थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ऐसे आप लोग ज्ञानी, आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक दो चीज़ बताता हूँ, सुन लो थोड़ा ऊपर गर्दन करके। देखो, सर्किट में सिर्फ R रहेगा मान लो, तो रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, R। सिर्फ मान लो कि हमारे पास L रहेगा तो रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, XL। सोचो, सिर्फ L रहेगा तो रेजिस्टेंस का काम करता है XL। अच्छा देखो ध्यान से, सर्किट में सिर्फ R है तो रेजिस्टेंस का नाम करेगा R। सर्किट में मान लो, अब सर्किट में हमारे पास प्योर L है, मतलब एक कॉइल है, तो रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, XL। ओके, मान लिया। मान लो सर्किट में सिर्फ C है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, XC। परंतु इन तीनों में से कोई भी दो रहे। सपोज करिए मैंने क्या किया, कोई भी दो पकड़ लिया, एनी टू, एक कॉइल पकड़ लेता हूँ और एक मैं कैपेसिटर पकड़ लेता हूँ। तो अब जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा Z। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास तीन हैं, तीनों को अकेले करूँगा तब तो रेजिस्टेंस का नाम मैंने लिख दिया। तीनों में से कोई दो ले लूँ या फिर तीनों ले लूँ तो वो रेजिस्टेंस का जो काम कर रहा था उस आदमी का नाम बदल जाएगा, वो कंपोनेंट बदल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा Z। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, यहाँ से तुम R लिखते हो तो V यहाँ पे क्या लगाते हो, IR। देखो यहाँ पे V अगर तुमको निकालना हो तो क्या लिखोगे, I इंटू XL। यहाँ पे V निकालना हो तो क्या लिखोगे, I इंटू XC। लेकिन यहाँ पे जब तुमको V निकालना होगा तो तुम उसको लिखोगे I इंटू Z। Means I am telling you that among these three components L, C or R, any of two or the three are present, then resistance becomes Z. That is called impedance. ये Z impedance है, मतलब बिल्कुल इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी ओम होगी।
रेजिस्टेंस की जैसा ही है ना। कैसे अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कभी जब तुम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो तो वहाँ पे फोर्स आता है, वो जैसी रोटेशन में गया उसका नाम क्या हो जाता है, टॉर्क। कंबाइन तरीके से कुछ नाम भी तो होता है, जैसे तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, बोलते हो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, कंबाइन फॉर्म में उसका नाम क्या बोलते हो, न्यूक्लियॉन्स बोलते हो ना। मम्मी पापा कंबाइन तरीके से क्या बोलते हो, पेरेंट्स। तो एक कंबाइन नाम है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस का भी सर्किट के लिए एक कंबाइन नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो सिंपल तुम लिख सकते हो, इम्पीडेंस इज सिंपली अ कंबाइंड नेम फॉर अ रेजिस्टेंस। इम्पीडेंस इज सिंपली अ कंबाइंड नेम फॉर रेजिस्टेंस। कंबाइंड नेम है भैया, उड़ तो नहीं रहा। भाई ने कहा था फेजर थोड़ा धीरे धीरे, भाई की बातों को अमल किया जा रहा है। भाई ने कहा था ना फेजर थोड़ा धीरे धीरे। लिख लिया? चलिए ठीक है, आगे काम करते हैं, फटाफट बताओ। अब वी की जगह मैं क्या लिखूंगा, सोच के बताना, पूरे सर्किट की बात है। आई जेड, आई जेड, आई जेड इक्वल्स टू, हाँ, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, बताओ, हाँ, आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी, बोल सकते हो ना, इसका स्क्वायर। बोलो बोलो। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, ऐसी कंडीशन जो बन के आएगी, इसको तरीके से तुम सोच के बताओ। अब यहाँ से जेड का एक फार्मूला निकल के आएगा क्या, दिमाग लगाओ, क्या निकल के आ रहा है? बिल्कुल, जेड इक्वल्स टू एक बढ़िया वाला फार्मूला निकल के आएगा जो हमको पहले से भी याद है। जेड इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ से तुम कहोगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आई हमारा कैंसिल हो गया कि नहीं? इसके ऊपर सवाल भाई साहब बहुत सारे हैं, एक दो नहीं बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे। लगातार तुम प्रीवियस ईयर पलट के देख लो, सवाल ही सवाल इस पे मिलेंगे तुमको। तो एक फार्मूला हमारे सामने है, मुझे लगता है फार्मूला सबको याद था पहले से, है ना? फार्मूला तो अपने को याद ही था, लेकिन ये फार्मूला आता कहाँ से है? तो दिस इज़ द फॉर्मेट, यहाँ से फार्मूला आता है। मैंने क्या है, एसी में मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखे, तुमको बताता हूँ, मैंने एसी में एक्सपेरिमेंट करके देखे। एक बार ऐसे ही डायरेक्ट फार्मूला से पढ़ाने की कोशिश की, बहुत साल पहले, क्योंकि समय कम रहा होगा, किसी बैच में ट्राई किया होगा डायरेक्ट फार्मूला से कि वैसे से कर लो। फिर उनको न्यूमेरिकल बनाने के लिए छोड़ दिया, न्यूमेरिकल बनाने के लिए छोड़ दिया, तो जो सीधे फार्मूले वाले थे वो बने, नहीं तो नहीं बने। इसीलिए एसी में कुछ पोर्शन जो है जिसको ड्राइव करके देखना पड़ता है। अभी तुम्हारे सामने पिक्चर क्लियर है इसका, नहीं तो तुम्हारे पास सीधा ये फार्मूला होता, इस फार्मूला को पहले याद करना पड़ता, फिर बिठाना होता। तुम एक बार बताओ, तुम सीधे सीधे फार्मूलेज को लेके कितने भी क्वेश्चन कर लोगे ना दोस्त, तुम उससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है वो आता नहीं है। फार्मूला से क्वेश्चन बन जाने के बाद अपने को लगता है हम तोता टाइप का काम कर रहे हैं। वो तो तोता को ही बताते हो कि बोल कुत्ता, तो बोलता है कुत्ता, राम तो राम। तो डोंट ट्रेन योरसेल्फ लाइक दैट कि जो बोला वही लिख लिया। तो यहाँ से जेड, जेड क्या है? इम्पीडेंस, सही है क्या? अच्छा, इसमें से और थोड़ी बहुत बातें यहाँ से करी जा सकती है। जैसे लोग यहाँ से पूछते हैं कि भाई आप यहाँ से मुझे tan phi निकाल के बता दो। तो पहले तो मैं इसको मिटाऊँ और उसके बाद से मैं इसको tan phi यहाँ से निकाल के देखता हूँ कि क्या आता है। तो कोशिश करो, मुझे बताओ tan phi कितना आएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत स्टोरी है। बिल्कुल सब कुछ लिखो, tan phi की पूरी स्टोरी लिखो और tan phi से देखो क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है। मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ, आप चेक करते रहिएगा। तो जैसे मैं tan phi लिखूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखूंगा। परपेंडिकुलर काम कौन कर रहा है? हमारा VL, और माइनस यहाँ से VC अपॉन बेस के जगह पे मैं यहाँ से लिखूंगा VR। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो tan phi ऐसे भी निकल सकता है। अच्छा ठीक है भैया, तो tan phi VL नहीं है ना, VL नहीं, I इंटू एक्सएल। अच्छा VC, चलो लिख देता हूँ एक बार, तो क्या जाता है अपने को? I इंटू एक्सएल माइनस I इंटू XC अपॉन I इंटू R। अब यहाँ से I गए, तो यहाँ से जो मेरा tan phi निकल के आया वो तुमको याद है, XL माइनस XC अपॉन R। ईमानदारी से बोलो, ये तो याद ही था, आता ऐसे है भैया। तुम देखो
सबके बेस में ये फोटो है। ये फोटो जिसको पता है उसके लिए कुछ भी निकालना कठिन नहीं है, बस ये फ़ोटो पता होना चाहिए। और हम जितने भी डिस्कशन कर रहे हैं सब में हमने मान रखा है कि मेरा VL VC से ज़्यादा है ना। तो तुम आराम से tan phi मतलब फेज जब भी निकालना हो, यार तो फेज तो इससे भी निकलेगा, फेज इससे भी निकल जाएगा, है ना। ये एक्सेल हमारा क्या है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस जैसा है, इसका नाम क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये ओमिक रेजिस्टेंस कह दो, ओमिक रेजिस्टेंस, और ये VL VC आप पहचानते हो इसको। अब जरा तुम सोचो इसमें से और कौन कौन सी बातें करी जा सकती है। जैसे इसमें तुमसे पूछा जा सकता है, फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक मेरे पास बढ़िया सा सवाल दे रखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको मिटाया जा सकता है। एक छोटा सवाल आपको देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास कोई सर्किट है, लिखो इफ़ यू हैव अ सर्किट, if you have a circuit in which capacitor is absent। मान लो मेरे पास कोई सर्किट है उसमें कैपेसिटर नहीं है, ठीक, then what will be the value of impedance there। तो वहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटर मेरा गायब है, फिर मुझे इम्पीडेंस की वैल्यू चाहिए, है ना। तो क्या था, कैपेसिटर वाले जितने टर्म हैं सबको ख़त्म कर दो, जितने भी कैपेसिटर वाले टर्म हैं सबको ख़त्म कर दो, तुमको मज़ा आ जाएगा। तो बस उस सर्किट के लिए तुम कैपेसिटर वाले टर्म को ख़त्म कर दोगे, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम फटाफट सब लिख दोगे। पहले अगर मान लो मैं तुमसे V पूछ रहा हूँ तो तुम कहोगे ओ कैपेसिटर गायब है, ठीक है भैया, तो VR का स्क्वायर कर दूंगा और प्लस यहाँ से VL का स्क्वायर कर दूंगा। मेरे से कोई पूछेगा Z कैसे निकालोगे, मैं बोलूँगा यार बस इसमें कुछ नहीं करना है, X ही गायब करना है, तो तुम कहोगे R का स्क्वायर कर दूंगा प्लस यहाँ से XL का स्क्वायर कर दूंगा। और क्या पूछ सकते हैं भैया, और तुमसे tan phi किसी ने पूछ दिया तो तुम कहोगे tan phi तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं XC को गायब कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा XL अपॉन R। इसी तरीके से किसी को भी गायब करके निकाल दोगे। मान लो 2 गायब कर दिया तो, अरे 2 गायब कर दिया था तो अकेला हो गया बेचारा प्योर वाला, तो प्योर वाले में क्या बनेगा Z, प्योर वाले में Z तो आता ही नहीं है ना। Z कब आता है, जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा कितने, 5 तो आएंगे नहीं, 3 ही होएगा, LCR, ठीक है, तब Z की बात होती है। अब चलो इसमें कितनी बातें पूछी जाती है। सबसे अच्छी बात तुमको बताता हूँ, रीडिंग ऑफ एमीटर इन AC। लिखो तो एक सेंटेंस, नोट लगा के पॉइंट लिखिए जिसकी आगे ज़रूरत है। लिखो रीडिंग ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर इन AC सर्किट, रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर इन AC सर्किट गिव्स RMS वैल्यू, गिव्स RMS वैल्यू। हमने पूरा एक लेक्चर खर्चा किया था RMS निकालने के लिए, सीखा था हमने एवरेज और RMS, उम्मीद करता हूँ आता है आपको। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी AC की तुम बात कर रहे होते हो उसमें जब वोल्ट मीटर या फिर अमीटर की बात करोगे तो वो कौन सा क्या पढ़ता है, वो RMS वैल्यू। और सुनना, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन हो तब वो RMS की बात हमसे पूछता है। जब क्वेश्चन ने सीधे तुमसे कहा करंट निकालो, वो थोड़ी बोलेगा एवरेज निकालो, RMS निकालो, ये निकालो। जब भी क्वेश्चन तुमसे पूछा करंट निकालो और बाकी कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब वो तुमसे क्या चाहता है, तुम RMS निकालो, ठीक है ना बात। तो जब कुछ नहीं मेंशन हो मतलब RMS चाहिए, लिख सकते हैं इस बात को। जब कुछ भी मेंशन नहीं मतलब RMS पूछा है, जब कुछ भी मेंशन नहीं मतलब RMS पूछा है। और अभी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमारे पास कंडीशन ये है कि जब मैं AC के केस में वोल्ट मीटर और अमीटर की बात करता हूँ तो वो मेरे से RMS वैल्यू पूछता है, पहली बात है। दूसरी बात, कभी कभी तुम्हारे पास सवाल आएगा थ्योरेटिकल जिसमें वो टर्म यूज़ करते हैं हॉट वायर्ड इंस्ट्रूमेंट। इसी को कहा जाता है हॉट वायर्ड इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड होता है, इसलिए लिख लो कहीं कोने में हॉट वायर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। ये कभी पूछ दे थ्योरेटिकल तो तुम जवाब दे सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, बता दिया, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात हो गई अच्छी। छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, मिटा दूँ क्या ये सब? चलिए
एक बार नोट्स पे थोड़ा सा ध्यान दे लो कि क्या सब था, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। LCR सर्किट ही चल रहा है, LCR सर्किट ही चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। छोटे छोटे सवाल, सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, बातों को समझेंगे हम। पहला, मेरे पास एक सर्किट है जिसमें कि 30 ओम और 40 ओम लगा है। ठीक है भैया, ये 30 ओम और यहाँ पे 40 ओम ऐसे लगा है। अब कैपेसिटर के साथ ओम लिखा है, तो इसमें कोई तूफान वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। अब तो हम पढ़ लिखे हैं ना, कैपेसिटर के पास भी रेजिस्टेंस होता है जिसको XC बोलते हो भैया, ये आपको XC दिखा हुआ है। अब इसको सप्लाई करी है इसने किसी AC सोर्स से। अब इसमें तुमने कोई AC सोर्स ऐसे करके बढ़िया जोड़ दिया। ठीक, काम बस इतना ही था। हमसे पूछा है कि बताओ इम्पीडेंस कितना होगा, फाइंड इम्पीडेंस। छोटे छोटे सवाल कर लो। फाइंड इम्पीडेंस, Z कितना होगा ये तुमसे पूछा, Z कितना होगा। हाँ, आराम से Z पूछा है। ये सर्किट कौन सा है, इसमें R है और C है, मतलब ये तो RC सर्किट है, RC सर्किट है। ठीक है बात, RC सर्किट है। L गायब है, L गायब है, हाँ L गायब है, RC सर्किट है, L गायब है। अरे तो कुछ नहीं, L वाला टर्म गायब कर दूंगा ना, क्या प्रॉब्लम है, L वाला टर्म गायब कर दूंगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आ गया। Z इक्वल्स टू क्या लगाओगे, R² प्लस XC का स्क्वायर, R² प्लस XC का स्क्वायर कर दो आराम से। Z इक्वल्स टू अंडर रूट R² प्लस XC का स्क्वायर। R के जगह पे कितना रखोगे भैया, 30। कैलकुलेशन में जान नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि इसको करना कैसे। और XC के जगह पे रख देना 40। 30 का स्क्वायर 900, 40 का 1600। ठीक है, कितने हो गए, 1600 900 2500, 50 गुने 50, यानी कि आंसर क्या आएगा 50। यूनिट क्या होती है इसकी, हाँ ओम ही होएगी ना, ओम ही है, क्या है, सब रेजिस्टेंस जैसा ही तो है। ये हो गई बात। अब चलो अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। फिर मेरी बात को याद रखना, जब कुछ भी नहीं पूछ दिया, मेंशन नहीं है कुछ भी, मतलब RMS की बात होती है, RMS की बात होती है। समझते हैं इसको। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर गिवन है भाई। मान लो एक रेजिस्टेंस और एक इस तरह का इंडक्टर मुझे गिवन है, एक यहाँ पे AC सोर्स लगा दिया और इस तरीके से है। सपोज करिए जो AC सोर्स तुमको दे रखा है उसका वोल्टेज है 100√2 sin ω t। मान लीजिए ये है 100√2 और यहाँ पे है sin ω t। सपोज दिस इज गिवन, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा चर्चा इसी पे कर लेते हैं, चर्चा इसी पे कर लेते हैं, बाकी बात देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। V इक्वल्स टू 100√2 sin ω t। बढ़िया बात तो ये है कि जैसे मेरे पास सवाल दे रखा होगा तो मैं पहले कंपेयर खेलूँगा। तो V इक्वल्स टू मैं कंपेयर कैसे कर सकता हूँ, V0 sin ω t। ओहो, मतलब ये क्वेश्चन ने मुझे हिंट दे दिया कि आपके वोल्टेज का पीक वैल्यू 100√2 है। पहली बात तो ये। दूसरा इसने V0 की वैल्यू बता दी और V को देखो साइन का फंक्शन है, मतलब ये साइनोसोडल फंक्शन है। और हम समझदार हैं, हमको पता है साइनोसोडल फंक्शन अगर होता है तो मेरे से कोई अगर VRMS पूछेगा तो मैं उसको V0/√2 बोल सकता हूँ। ये रिलेशन कब वैलिड होता है, क्या हमेशा चलेगा, नहीं, सिर्फ साइनोसोडल में चलेगा। तो V0/√2। तो अब समझदारी से बताओ, ये मेरे पास VRMS कितना आ गया, 100 आ गया ना। तो VRMS की वैल्यू आ गई 100 वोल्ट। ऐसे ही निकाल के रख लिया। सवाल क्या पूछा है, बात की बात है, सही है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग VR की जो वैल्यू है वो आपको दिया जा रहा है 60, जो VR की वैल्यू है इसको दिया जा रहा है आपको 60। तो आपसे पूछा है VL की वैल्यू बताओ, VL की वैल्यू बताओ, VL की वैल्यू बताओ। कर दो अब सॉल्यूशन, तो ऐसा ही है। VL की वैल्यू बताओ।
यहाँ पे दो लोग हैं, एक VR और एक VL, ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक VR और एक VL। अच्छा सोचो, मान लो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होता, ये 60 है, ये खाली है, और ये मान लो 100 है, तो ये कितना होता? 40। सोचो सोचो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे जुड़ जाता है यार। नेट पूछता तो तीनों, अगर मान लो पूछता ऐसे बैटरी, मान लो तीनों बैटरी होती, नेट पूछता तुम तीनों जोड़ देते, चलो तीनों जोड़ते कि नहीं समझे? मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता, कहता कि 100 वोल्ट दे रहा हूँ, ये 60 है, ये कितना है मेरे को पता नहीं, पूछता कितना है, तुम बोलते 40। अगर यहाँ 100 आया टोटल, मान लो कोई कहता कि भाई कोई ऐसा है मैंने कितना जोड़ा याद नहीं मेरे को, लेकिन पूरा यहाँ मुझे 100 मिल रहा है, यहाँ 40 होता, क्या दिक्कत है इसमें? परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे V कैसे निकलता है? तो यहाँ पे V निकलता है V = अंडर रूट, एक तो इसका VL का स्क्वायर प्लस ये VL, इस VL के स्क्वायर से निकलेगा, ऐसे निकलेगा ना भाई। एक अच्छी बात तुमको समझाता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, RMS है या P के अपने को पता नहीं, लेकिन एक चीज़ सोचो, अगर ये VRMS होता तो ये VR भी RMS होता, सोचो, और ये VL भी RMS ही होगा। अरे एक RMS है तो बाकी दोनों RMS ही रहे होंगे। अब अच्छी बात यह है कि मैंने इस VRMS की वैल्यू क्या निकाल के रखी है? 100 अंडर रूट, यहाँ से मुझे VR की वैल्यू है मान लो 60, प्लस अब यहाँ से VL अपने आप हमसे पूछा है। अब देखो मैं तुमको क्या कहना चाहता हूँ, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन ने मेरे से VL पूछा, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं कहा कि भाई साहब RMS वाला निकालो या पीक वाला निकालो। तो मैंने खुद से दिमाग लगा कर सोचा कि इसने RMS पूछा है। सोच कैसे, क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया तो मैंने सोचा RMS की बात है, और फिर मैंने इसका नेट वाला फॉर्मूला लिखा। तो सबको RMS लिखना पड़ेगा, और हम दिमाग लगा चुके हैं, पहले ही VRMS की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो मेरे पास 100 आया है। अब बता दो यहाँ से VL कितना आएगा? 80 आएगा। तो यहाँ से जब तुमने सॉल्व किया तो तुमको यहाँ से VL की वैल्यू आ गई है 80 वोल्ट। अच्छा, ये क्या कौन सी वैल्यू होगी? ऑफ कोर्स RMS होगी। तुमको ये सवाल क्लिक हुआ क्या? कुछ नहीं कहता है तो RMS है, इसका मतलब एक चीज़ मैं समझ गया, वो देते तो छुप के पीक हैं, लेकिन बात करनी पड़ती है RMS की। ऐसे करके सवाल सोचा जाता है। फटाफट लिख लो, इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आप इसको एक बार और सुने। बच्चा पीक में RMS में फालतू का फंसता रहता है, इसीलिए आप समझिए, जब कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं मेंशन किया, कुछ बताया नहीं कि क्या चाहिए, बस पूछ दिया बताओ I बताओ मतलब I RMS बताओ, V बताओ मतलब V RMS बताओ, ठीक है। और हमेशा वो पीक देख के छुप जाएगा, आपको वहाँ से RMS निकालना पड़ेगा। साइनोसॉइडल फंक्शन हो तो 1/√2 कर देना उसको। चलो एक और सवाल कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक इस तरीके से इंडक्टर को कुछ इस स्टाइल में इसने रख दिया। इंडक्टर से सिर्फ इंडक्टर रखा हुआ है सर्किट के अंदर, मतलब ये प्योर एल का सर्किट है, और एक आमीटर यहाँ पे सेट कर दिया। बताओ आमीटर कौन सी वैल्यू रीड करेगा? पहली बात RMS वैल्यू रीड करेगा, ये हमारे को पता होना चाहिए। और नीचे से एक AC वोल्ट की सप्लाई कर दी, मान लो यहाँ से हमने एक AC वोल्ट की सप्लाई कर दी, ये हमारा इंडक्टर था। अब मैं तुमको सवाल का एक लैंग्वेज लिखाता हूँ, लिखना। मान लो जो सप्लाई हमको दिया गया है वो 50√2 sin 100πt दिया हुआ है। ये मान लो 50√2 sin 100πt, ये मान लो V की सप्लाई मैंने तुमको दी, यहाँ से दी है। सवाल समझ रहे हो? अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ आमीटर रीड्स 2 एम्पेयर, ये जो आमीटर है इट रीड्स 2 एम्पेयर, लैंग्वेज लिखना। इफ़ आमीटर रीड्स 2 एम्पेयर then find the value of L। तो तुमसे पूछा है L क्या होगा बताओ, आराम से सोच लो, बताओ।
देखो, अरे भैया जब भी एल वेल पूछेगा ना, देखो ओम्स लॉ जिंदाबाद, इंडिविजुअल है बेचारा अकेले है, ओम्स लॉ जिंदाबाद। तो तुम क्या जानते हो, सुनना, तुम V इक्वल्स टू आई आर जानते हो ना। आज तुम्हारे पास आर लिखना ठीक बात तो नहीं है, देखो क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, तो तुम क्या लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे, एक्सएल लिखोगे। अच्छा, तो V इक्वल्स टू तुम लिखोगे I इंटू एक्सएल लिखोगे। ईमानदारी से बताओ, RMS लिखूं या पीक लिखूं, क्या लिखूं? RMS लिखूं तो अच्छा लिखूं तो क्या लिखूं, वी आई ऐसा लिख देता हूं, वी आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल। ठीक है बात, लिख सकते हैं ना। थोड़ा और इसको खोल के देखो, एक्सएल की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ओमेगा एल, खत्म। तो वी आर एम एस यहाँ से आया इक्वल्स टू यहाँ से आई आर एम एस आ जाएगा, आई आर एम एस, और एक्सएल की जगह मैं लिखूंगा ओमेगा एल। ओह ठीक है भाई। अब ज़रा सावधानी से कंपेयर करें, एक लाइन में आंसर आएगा। V इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है V नॉट साइन ओमेगा टी, कंपेयर करो मजा आएगा। कंपेयर करने ही तुमको लग गया भैया ओमेगा कितना है 100 पाई, अच्छा ठीक है भाई, तो ओमेगा के जगह पे तुम यहाँ पे लिख देना 100 पाई, ओके। अच्छा, उसके बाद से ये V नॉट है 50√2, मुझे तो VRMS चाहिए ना भाई। रही बात IRMS की, ये मुझे पहले से पता है, कितना 2 एम्पेयर। कैसे पता चला, क्योंकि हमने आमीटर रीडिंग बोलाई है, आमीटर हमेशा RMS वैल्यू रीड करता है, कोई बताएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, VRMS की वैल्यू, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसको V नॉट बाई रूट 2 कर दूंगा। जैसे ही इसको V नॉट बाई रूट 2 करूंगा, ये देखो कितना बचेगा, ये 50, एक तरफ 50, इधर हो गया 2, इधर हो गया 100 पाई, एल आ जाएगा क्या, तो बस एल निकाल लो। जैसे तुम सॉल्व करोगे, एल की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4 पाई, बढ़िया। तो एल आपने निकाला एंड यू आर गेटिंग इट 1/4 पाई। अच्छा बताओ, यूनिट भी बताओ फिर, हेनरी, बोलो मैथ, EMI खत्म हो गया भैया, हेनरी 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 हेनरी, सही है क्या, सही है सही है सही है सही है, कर लोगे क्या ऐसे सवाल। चलो अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। अभी तक जो हम फेजर पढ़ रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले जो फेजर पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने किसको ज़्यादा माना था, VL को माना था। अब ऐसा करते हैं, दोनों को बराबर मानते हैं और फोटो बनाते हैं, दोनों को बराबर मानते हैं और फोटो बनाते हैं यहाँ एकदम से ऐसे बढ़िया, बराबर दोनों दिख रहा है क्या, बराबर, यस। ये करंट गया I, इधर कौन जाएगा, इधर जाएगा VR, ओके। ऊपर कौन जाएगा भैया VL, और नीचे VC। ये दोनों अब इक्वल है, हाँ। जैसे ही ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ से नई फिजिक्स की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, लिखो LCR रेजोनेंस, LCR रेजोनेंस, लिख दूँ क्या, LCR रेजोनेंस, LCR रेजोनेंस। तो बताओ LCR रेजोनेंस की पहली कंडीशन क्या आई, यस, पहली कंडीशन आई VL इक्वल्स टू VC। द मोस्ट बेसिक इज दिस वन, द मोस्ट बेसिक इज हियर, VL इक्वल्स टू VC, पहली बात। अब क्या मैं यहाँ से आगे जितना कदम चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, VL के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू XL इक्वल्स टू I इंटू XC, I निकल लिए तो क्या बचा, XL इक्वल्स टू XC। तो दूसरी बात ये है XL बराबर XC, ये पहली बात, ये दूसरी बात। रेजोनेंस की कंडीशन देख रहे हैं, क्वेश्चन में हिंट मिलेगा अपने को, रेजोनेंस में क्या क्या होता है। XL बराबर XC हो गया, यहाँ से वो बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं। आओ जरा फ्रीक्वेंसी पे चर्चा करते हैं। XL को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा L, और XC को 1/ωc, ये पिछली क्लास में देखा था हमने।
अब यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या रही है ना, बिल्कुल 1/√LC। सही है। ओमेगा को क्या बोलते हो? हाँ 2πf बोलते हो। ओमेगा का नाम क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इस पे सवाल आएगा। तो ओमेगा की वैल्यू जो तुम लेके आए हो 1/√LC, ओमेगा को तुम बोलते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका मतलब ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना। कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी को दूसरे स्टाइल में भी पूछता है, वो क्वेश्चन के डिमांड है। देखो ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं? 2π×f, तो इसको भी तो लिख सकते हैं 1/√LC लिख सकते हैं ना। किसी ने कहा भाई मेरे को सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताओ, इसकी बात बताओ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए कुछ, तो f तो 2π यहाँ लिख दूँ क्या? तो बस यहाँ पे तुम 2π कर दो तो ये आ जाएगा f। बताओ, ये भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही तो है। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोल दो, है कि नहीं? अंतर समझ में आया तुमको? तो आप ये निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, ये निकालोगे तभी वही आंसर आएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना होता है? 1 सेकेंड में कितनी बार? एंड दिस इज ओमेगा। ओमेगा क्या होगा? 2π×f। यूनिट सबकी अलग अलग होती है, तुम ऑप्शन पकड़ लोगे क्या चाहता है वो। मान लो उसने रेडियन पर सेकेंड पूछा, मतलब ये पूछ रहा है। मान लो उसने हर्ट्ज दिया तो ये पूछ रहा है, साइकिल पर सेकेंड दिया तो ये पूछ रहा है। समझ जाओगे ना क्या पूछा, दोनों ये है। अच्छा, अब देखो अगली बात वो जेड के ऊपर करना चाहता है, जेड के ऊपर। आइए बात करते हैं थोड़ा जेड के ऊपर। अच्छा ठीक है भैया, इम्पीडेंस पे चर्चा कर रहे हैं, जेड लिख दो, इम्पीडेंस पर चर्चा। इम्पीडेंस पर चर्चा, इम्पीडेंस मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस को ही तो इम्पीडेंस बोलते हो। ठीक है भाई, इम्पीडेंस पे चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है। और हम पढ़ रहे रेजोनेंस, जिसने कहा हुआ है कि एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं। अब एक्सएल एक्सी बराबर है, घटाओगे खत्म, यानी कि जेड क्या हो जाएगा भैया? आर के बराबर। ओ, 3 लोग थे, उसमें से ये ख़त्म ही हो गए, एक ही पे डिपेंड कर रहा है पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस। ज़रा सोचो तो क्या ये सबसे कम रेजिस्टेंस नहीं होगा क्या? है ना। इसका मतलब हमने देखा कि सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो हो गया मिनिमम। ओ, फिर दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि जीवन में जब जब रेजिस्टेंस मिनिमम होता है तब तब करंट की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। करंट की वैल्यू मैक्सिमम। इसका मतलब रेजोनेंस की कंडीशन में देखो, ये तो 2 नंबर, 3 ये याद रखोगे, चौथा ये हो गया, ये याद क्या रखोगे? तुमको तो देख के लग रहा सब कुछ। अच्छा, उसके बाद से देखो 5 नंबर में ये सारी बातें हैं कि जेड आर के बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, 6 नंबर में मैं बोल दूंगा कि यार देख रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। 7 नंबर में तुम जीनियस हो, कह दोगे एक ही तो बात है, करंट भी तो मैक्सिमम हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ से इतनी बात कही जा सकती है। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे इसने पूछ दिया कि बताओ यहाँ पे फेज डिफरेंस V और I के बीच कितना होगा? रेजोनेंस में फेज डिफरेंस V और I के बीच कितना होगा? तो आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में Z हमारा R बन चुका होता है, और हम जानते हैं कि R का I के साथ अकेले में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। लेकिन फिर भी कोई कहे कि नहीं मेरे को ऐसे समझ में नहीं आता, मैं तो फार्मूला से समझता हूँ, तो उसको बोलो कि वो tan phi निकाल ले। निकालो tan phi निकाल के देखो क्या आता है, वहाँ से आंसर आ जाएगा। फिर आगे सवाल कराऊंगा, बहुत सारे सवाल सारे कल करेंगे इसके ऊपर। मान लो tan phi से कोई निकालना चाहता है tan phi, तो tan phi अपन लिखे थे पहले, क्या था? XL माइनस XC अपॉन R। XL माइनस XC क्या देगा अपने को? 0। तो tan phi की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब फेज डिफरेंस इधर नहीं है। फेज डिफरेंस नहीं है मतलब करेंट और इसका जो रेजिस्टेंस है दोनों एक ही फेज में है, तो इसका फेज डिफरेंस हमारा यहाँ पे 0 है। मेरे ख्याल से इसमें कोई तूफान वाली बात नहीं है। अच्छा, जरा एक चीज़ का मतलब तुमको समझ में आया क्या कि करंट मैक्सिमम होने का मतलब क्या है?
रेजिस्टेंस मिनिमम एक ही बात है। इसका मतलब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या चलता है, क्या है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? देखो, हर चीज़ की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की। जैसे हर सामान वाइब्रेट करता है ना किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज़ तो सर्किट तुमको दे रखा होगा, उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे तुमने लगा रखे एसी के सोर्स। उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को जब तुम एक्सटर्नल इसको सोर्स प्रोवाइड करोगे, उस एक्सटर्नल की फ्रीक्वेंसी उस नेचुरल के बराबर हो जाए तब रेजोनेंस हो जाता है। यानी कि व्हेन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स रेजोनेंस इज टेकिंग प्लेस। एट दैट पॉइंट करंट बिकम्स मैक्सिमम, और जब करंट मैक्सिमम होगा तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। ये पूरी स्टोरी है। अब पूरी स्टोरी का देखो, अगर मैं तुमको कंक्लूजन बताऊँ तो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड करता है, इसी फेजर पे। जिसको ये फेजर आ गया उसको कुछ भी निकाल सकता है, वो जीनियस है। ठीक है, यही सब बात होती है, और दिस इज कॉल्ड LCR रेजोनेंस। कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आपको बढ़िया समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस इतना ही। अब आराम करो आज।